जो चुनाव की इकाई है पोलिंग बूथ, जो एसआईआर के साथ जो समस्याएं, जो परेशानी पूरी सिस्टम को फेस करनी पड़ी, बहुत सारे बीएलओ जो हैं उनको सुसाइड करना पड़ा, जो एक प्रेशर आया, उस प्रेशर से परमानेंट हम कैसे निजात पा सकते हैं? पहले चुनावों में तो कोई वोटर कार्ड ही नहीं था। मतदाताओं के पास मतदाताओं को कार्ड दिया ही नहीं गया था। देश में 11 लाख बूथ हैं, 11 चौक 44 लाख आप एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के एक अंतर्गत। महीने में किया जा सकता है। इसका फाइनेंशियल बर्डन नहीं। मार्गदर्शक में आज हमारे साथ एक मार्गदर्शक जुड़े हैं। मार्गदर्शक राजकोट से हैं और मैं कई बार उनको जिद्दी बुढ़ा कह करके भी कई बार कहता हूँ। हमारे ओल्ड फ्रेंड हैं अशोक भाई पटेल, और जिद्दी इस बात पर कि वो गांधी को आज भी कुछ मामलों में हार्डली फॉलो कर जाते हैं। राजकोट में उन्होंने 11 बार जेल में कितनी बार चले गए? 3 बार। 3 बार, हाँ 3 बार इस बात पर जेल चले गए कि सिर पर हेलमेट लगाना कि नहीं लगाना, ये इतना तो कम से कम हमें आज़ादी होनी चाहिए। ये एक उसका वो था। और वहाँ के सिस्टम ने भी समझा कि भाई अगर कोई अपने सिर को सुरक्षित नहीं रखना चाहता है तो उसको हेलमेट की छूट दे देनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात वो ये है कि ये जो देश है, ये जो समाज है, इस समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विचार करना, उनके समाधान खोजना, तलाशना, इसके लिए वो दिन रात अभ्यास करते हैं। मतलब जिस तरह से आप रिसर्च जिसको आप कहेंगे, उस तरह से वो लगातार लगते हैं। अभी उन्होंने व्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए जो एसआईआर के साथ जो समस्याएं, जो परेशानी पूरी सिस्टम को फेस करनी पड़ी, बहुत सारे बीएलओ जो हैं उनको सुसाइड करना पड़ा, जो एक प्रेशर आया, उस प्रेशर से परमानेंट हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने एक मार्गदर्शन, एक सॉल्यूशन उन्होंने प्रस्तुत किया है। स्वागत है आपका अशोक भाई। और कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का प्राण है, और वहाँ भी डिक्लेयर किया गया कि वो फ्री एंड फेयर होगा। लेकिन फ्री एंड फेयर कराने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, क्या वो पर्याप्त हैं? और पर्याप्त नहीं है तो कितने हैं और उनको कितना होना चाहिए? एक बार उसको थोड़ा सा आप शुरू करें। जी, आपने ये कहा कि चुनाव लोकतंत्र का प्राण है, तो चुनाव का प्राण है वोटर लिस्ट। वो वहीं से आता है। हाँ, जो मतदाता सूची है वो किसी भी चुनाव का प्राण है कि कौन कौन मतदाता होंगे। और वर्तमान में जो करंट हॉट टॉपिक है वो यही है एसआईआर। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये उसी मतदाता सूची के बारे में है। बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल पार्टियों के बीच की एक राइवलरी जो है, उनके बीच की कंपटीशन, उसका हिस्सा आज ये बन चुका है। एक तरफ के लोग कुछ गलत प्रैक्टिस करना चाहते हैं और दूसरी तरफ के लोग उसको वोट चोरी का इल्जाम रखते हैं। पब्लिक डोमेन में एक बात और आती रही है कि जो वोटिंग लिस्ट है, उसमें जो एक तरह से एरर हैं,
ये लोकतंत्र के शुरुआत के दिन से ही बनना शुरू हो गए होंगे। उनको जो रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, डे टू डे किया जाना चाहिए, वो मशीनरी जो है वो भारत के चुनाव आयोग के पास कभी नहीं थी। जी और यही एक सबसे बड़ा, जी उस पर क्या? जी 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 देखिए, आपने कहा डे टू डे वो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था। ऐसा कोई हाँ, मैकेनिज्म मशीनरी या हाँ मैकेनिज्म नहीं। डेवलप होना चाहिए था। मैंने देखा आपका ये, आपने कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म को डेवलप करने की हाँ बात उसमें की है। हाँ ये मैकेनिज्म क्या है, हम इस मूल मुद्दे पर जी आगे बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल। तो देखिए, अभी जो एक रिवीजन होता है, ये तो हर साल रिवीजन करा जाता है, हर साल। तो डोर टू डोर बीएलओ जाते हैं और वो टिक वगैरह करते हैं। कोई अगर डेथ हुए हैं तो उनके नाम डिलीट करते हैं। कोई अगर 18 साल के हुए होते हैं तो उनके नाम को ऐड किया जाता है। हर साल होता है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसमें कुछ ज्यादा वो हो गया? हाँ जी। तो ये देखिए, उससे थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर तो एक इल्जाम है कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है, गलत कार्य को अंजाम देने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन हम सॉल्यूशन की बात ही करें। बिल्कुल। मुख्य बात ये है कि इसका सॉल्यूशन परमानेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले तो इस बात को हम समझें कि जो चुनाव की इकाई है वो है बूथ, है ना? पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ जिस रूम में मतदाता जाता है वहां पर वो ईवीएम का बटन दबाता है। वर्तमान में ईवीएम है, इसलिए हम उसी की बात करते हैं। उस पोलिंग बूथ में जो लोग मत डालने के लिए जाते हैं वो उसी बूथ विस्तार के बासिंदे होते हैं, उसी बूथ क्षेत्र के। बूथ क्षेत्र के, बूथ विस्तार के। तो पहले यही छोटी सी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि एक बूथ मतलब मोटा मोटी क्या, मोटा मोटा क्या। एक बूथ यानी मोटा मोटा उस विस्तार में जो रहते हैं वैसे 1200 मतदाता ऑन एंड एवरेज, 1200 मतदाता, या यूं कह लीजिए कि 300 घर और 1200 मतदाता। ठीक है। ऐसे ये बूथ जो हैं ये पूरे देश में 11 लाख बूथ इस वक्त है। ठीक है। देश में समय समय पर 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। नेशनल, स्टेट और लोकल। ये नेशनल, स्टेट और लोकल। ने इसमें जो डायरेक्ट चुनाव है वो नेशनल पार्लियामेंट का वो होता है, लोकसभा का चुनाव। और स्टेट का प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं का चुनाव। और लोकल बॉडी शहरों और गांवों में ये चुनाव। तीनों चुनावों के लिए जो वोट डाला जाता है वो मतदाता एक ही होता है और वही मतदाता अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव के लिए वोट डालता है। और वो वोट डालने जाता है, वो बूथ भी एक ही होता है, सेम लिस्ट एक ही होता है, बराबर। तो अब हमारा ये कहना है कि अब तक ये पूरी प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली है, निरंतर ये उत्क्रांत होती चली जा रही है। आज तक ये उत्क्रांत हुई है। कब से? तो 1952 से, क्योंकि 1952 में हमारे देश में पहले चुनाव हुए, तब से ये उत्क्रांत हो रहा है निरंतर। इस प्रक्रिया में पहले चुनावों में तो कोई वोटर कार्ड ही नहीं था, मतदाताओं के पास, मतदाताओं को कार्ड दिया ही नहीं गया था।
बस खाली घोषणा कर दी गई थी, अनाउंस कर दिया गया था कि भाई आप चले आइए, तो वो चले गए। तो पहले चुनाव में तो देखिए कोई ठीक ठाक कुछ भी नहीं था। वो अलग अलग कलर के डब्बे रखे गए थे, उस डब्बे में लोग वोट डालते थे, उनको वहीं पर उसका ज्ञान भी दिया जाता था कि कौन कौन चुनाव में खड़े हैं, और मतदाताओं को कुछ भी ज्ञान नहीं था, हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है निरंतर उत्क्रांत हुई। बाद में फिर उसकी सूचियां बनी, फिर उनको वोटर कार्ड दिया गया, फिर हम जानते हैं कि वो हालांकि फिर चुनाव लड़ने का अभ्यास तो प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी के पहले भी कुछ रहा होगा थोड़ा बहुत। वो अलग तरीके से था। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल हाँ अलग वो था, हर वयस्क क्योंकि मताधिकार नहीं था। प्री इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए प्री इंडिपेंडेंस में कोई भारत, आज जो भारत है वो भारत उस वक्त था नहीं। उस वक्त जिस प्री इंडिपेंडेंस समय की हम बात करते हैं, तो उस समय में तो ब्रिटिश इंडिया का जो विस्तार था वो भी था, और जो राज्य रजवाड़ों का विस्तार था वो भी था, और ये सब मिला करके अगर हम कहें तो उसके अंदर आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, और अगर कुछ समय पहले हम चले जाएं तो आज का म्यांमार भी था, हैं। तो इस तरह से प्री इंडिपेंडेंस को तो दैट वाज अ जंक्शन, वो एक चौराहा था, उसके पहले में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए तो 21 साल की वही मर्यादा थी, और हर 21 साल के व्यक्ति को चुनाव का राइट दिया गया था। तो हम लोगों को इधर 52 से ही इधर चलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो रचना भी थी वो प्रांत सभाओं की रचना थी, और वो भी सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में। मैं वयस्क मताधिकार 18 साल की उम्र में है कि नहीं, 21? पहले 21 था ना, 18 बाद में हुआ। बहुत सालों तक 21 था, बहुत लंबे समय तक 21 था, फिर जा करके वो 18 हुआ, शायद वो राजीव गांधी के समय में या कब, वो तो खैर कोई बिल्कुल। लेकिन हम जरा हाँ, करें कि तो क्या क्या हो नहीं, इलेक्शन तो कमीशन जो बस है। ये उत्क्रांत जो हो रहा है, सब कुछ उत्क्रांत हो रहा है, तो उसमें एकदम शुरुआत में तो जब चुनाव करने शुरू हुए तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकमात्र था, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपॉइंट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। उसके अपॉइंटमेंट वगैरह का भी कोई ठोस तौर तरीका नहीं रहा, वो बाद में फिर उसके लिए कमेटी बनी, उसमें फिलहाल एक विवाद भी चल रहा है, हैं, उसमें से सीजेआई को उस कमेटी में से बात दिया गया, लेकिन ये सारा कुछ उत्क्रांति का भाग है। तो इस उत्क्रांति में सबसे पहले तो यहाँ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक कार्यालय, उसका एक दफ्तर खुला। आज उस दफ्तर में करीब 800 लोग काम कर रहे हैं। तो स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन के आज कार्यालय हैं वो शुरू से नहीं रहे थे। इनको शुरू किया गया कब? जब पंचायती राज का सुधार हुआ 92-93 में, जिसे हम जानते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट के तौर पर, हैं, संविधान का 73वां और 74वां सुधार। तब से फिर जो है ये किया गया, वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की रचना हुई। तो अब हमारा जो सीधे सीधे हम आते हैं कि व्हाट वी सजेस्ट, बिल्कुल प्रपोज्ड क्या हम क्या प्रपोज कर रहे हैं। हम आज सीधे सीधे ये प्रपोज करते हैं कि प्रत्येक बूथ में एक बूथ ऑफिस होनी चाहिए परमानेंट, और वो इलेक्शन कमीशन की मालिकी की हो, यानी इलेक्शन कमीशन एक प्योरली ऑटोनोमस डिपार्टमेंट होना चाहिए, स्वायत्त डिपार्टमेंट, जो कि हमेशा कहा जाता रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तक जो है इलेक्शन कमीशन सरकारी मशीनरी जो है वो उधार लेकर के आती है टेम्पररी बेस पर। तो ये हमारा सुधार बड़ा सिंपल है
कि भारत में 11 लाख बूथ है, प्रत्येक बूथ में एक ऑफिस खड़ी कर दी जाए और सिंपल उस ऑफिस में वहाँ हर बूथ में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस एक, ओके, और उस ऑफिस में जो स्टाफ होंगे वो उसी बूथ के 1200 लोगों में से 4 लोग होंगे, एक BLO, 2 उसके असिस्टेंट और एक प्यून। 4 व्यक्ति से एक ऑफिस बनेगा। BLO की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति होगा, और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं है कि जिसके लिए कोई IAS दर्जे का फर्स्ट क्लास ऑफिसर चाहिए, ऐसा तो है नहीं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करे? इलेक्शन कमीशन करे, क्योंकि उसी को अधिकार है। और अभी वर्तमान में भी जब जब चुनाव आता है तब तब अपने लिए शक्ति इलेक्शन कमीशन ही डिमांड करता है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट तब उसको टेम्पररी शक्ति देता है। तो ये टेम्पररी शक्ति क्यों दी जाए? परमानेंट शक्ति दे दो, एक परमानेंट डिपार्टमेंट ही खुल जाए। और इसके उपरांत भी यहाँ एक सजेशन है। देश में 11 लाख बूथ हैं, 11 चौक 44 लाख आप एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। 1 महीने में किया जा सकता है। इसका फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा? कई बर्डन घटेंगे भी तो। ओके, फाइनेंशियल, आपने 44 लाख लोगों के बर्डन की बात करी, तो ये 4 व्यक्ति उसी बूथ के होंगे ना, उसमें BLO तो एक होगा ना, तो आप चारों को फिर एक ही स्केल तो नहीं अप्लाई करेंगे ना। प्यून को कुछ अलग स्केल होगा, हैं 2 जो उसके है, ये कह लीजिए सहायक असिस्टेंट है, सहायक, उसका स्केल भी अलग होगा, और BLO का स्केल अलग होगा। और सबके लिए ये काम जो है, पहले तो इस काम को समझिए कि ये काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ 1200 लोगों की लिस्ट को हमेशा निरंतर ऑल द टाइम अपडेटेड रखना है, रियल टाइम में ये होना चाहिए। तो इसमें कोई हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति की तो जरूरत नहीं है। जरूरत है तो ईमानदारी की। इस वक्त भी इस काम को कौन करते हैं? इस वक्त इसमें देखिए आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी करते हैं, और स्कूल के निचले लेवल के टीचर्स भी करते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी करते हैं। तो ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि ये कार्य। फिर इसमें एक क्या काम होगा इन 4 लोगों का? वही उस बूथ का, वो तो बूथ के इंचार्ज होंगे ना, BLO बूथ का इंचार्ज होगा। बूथ में तो 1200 लोग हैं, 300 घर और 1200 लोग। अभी यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, आदमी के मरते ही उसका नाम वोटर लिस्ट से कट और जाएगा। यहाँ ऐसा मैं एक काम अगर गिनाने की कोशिश करूं तो यहाँ मैं और एक बात आपको जरा जोड़ देना चाहता हूँ। 4 लोग ये जो अपॉइंट किए जाएंगे, उसके उपरांत भी 30 लोग उनकी सहायता के लिए वहाँ होंगे। वो 30 लोग होंगे वॉलंटियर्स, मतदाता समाज में से वॉलंटियर्स। और देखिए वहाँ पर अगर जो भी वॉलंटियर्स का काम करना है वो तो अपने फुर्सत के समय में करना है। आफ्टर ऑल 300 घर हैं। वॉलंटियर्स का काम क्या होगा? ये वॉलंटियर्स जो 30 जने हैं वो उसी विस्तार के रहने वाले होंगे। ठीक है। तो अभी जो कुछ इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई रोहिंग्या घुस आए हैं या कुछ घुसपैठिए हैं, तो ये 30 लोग और वो 4 लोग भी सभी 300 घरों को, पहले तो सभी 300 घरों का अच्छी तरह से परिचय भी हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट स्टाफ होगा। और जब वो ऑफिस खुलेगी तभी चाय नाश्ते के साथ ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि हमें कोई 30 लोगों की ज़रूरत है, उसका हम एक रजिस्टर बनाएंगे, उनको एक हम आई कार्ड दे देंगे, वो हमारी मदद करेंगे। उसको हम एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे बूथ मित्र। वो बूथ मित्र तो जरूर होंगे,
लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग नहीं होंगे। वर्तमान में अगर आप जानते हैं तो एक पन्ना प्रमुख की बात चली हुई है। सबसे ज़्यादा पन्ना प्रमुख जो हैं वो बीजेपी ने बना रखे हैं पूरे देश में। अब देखिए दूसरी पार्टियों के पास उतनी ताकत है नहीं, तो अगर हम पक्षतंत्र की भी बात करें, दलतंत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो रहता नहीं है, समानता तो कहीं रहती नहीं है, क्योंकि एक बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो बहुत पन्ना प्रमुख बना लेगा। यहाँ तो हम कहते हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर है मतदाता। तो जो वॉलंटियर्स होंगे वो मतदाता समाज से होंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेकिन नहीं। इसकी संभावना कैसे है कि एक बूथ में से 30 लोग ऐसे हम निकाल पाएंगे जो 1200। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच ही ना हो? देखिए आज पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कम लोग अटैच्ड हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो उनके पदाधिकारी ना हो? पदाधिकारी क्या, उनके कार्यकर्ता भी ना हो किसी भी बूथ में। वे भले क्लेम तो करते हैं कि प्रत्येक बूथ में हमारे पास 30 लोग हैं, 50 नहीं तो लोग क्या हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनके वोटर भी ना हो? उनके वोटर हो सकते हैं, वोटर हो सकते हैं, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्योंकि भी हो सकता है। वोटर तो गोपनीय है, वो तो वो तो मतदान है। गोपनीय है, और जो मतदाता होता है वो तो ग्राहक के जैसा है ना। ग्राहक कब किसका ग्राहक है कैसे पता चले? ग्राहक तो कभी भी दुकान छोड़ देता है ना। दुकान बदल सकता है, बदल सकता है, तो वोटर भी कभी भी बदलता है। और अभी वर्तमान में जो ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो शोले पिक्चर में जेल में वो असरानी का डायलॉग है कि हमारे जासूस जेल में चप्पे चप्पे पे फैले हुए हैं, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। तो ये जो 30 लोग होंगे, हमने है मान लिया कि ये 30 लोग हमें मिल जाएंगे, नौजवान हैं बहुत आजकल आराम और से उस मिल तरह, जाएंगे। ठीक है। तो कैसे ये व्यवस्था आगे बढ़ेगी? नहीं देखिए ये 34 लोग हो गए, ठीक है, 300 घर और 34 लोग। आप कल्पना कीजिए, अरे उनको यूनिफॉर्म टाइप के कार्यक्रम दिए जाएंगे, वो छोटी छोटी मीटिंग में लोगों को लिटरेट करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे। भारत क्या है, भारत का चुनाव क्या है, सबको तो शिक्षित करना होगा। हमारे मतदाता चुनाव प्रक्रिया के बारे में उतने शिक्षित तो नहीं है। तो एक तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वही तो उनको उनकी ड्यूटी है, ट्रेनिंग इलेक्शन देना। कमीशन की ड्यूटी है वो मतदाताओं को शिक्षित करना। ये कभी भी हुआ नहीं। आपने कहा कि लोकतंत्र, मैंने कहा कि लोकतंत्र का प्राण चुनाव आयोग है, आपने कहा कि चुनाव आयोग का भी प्राण मतदाता सूची है। ये जो 34 लोगों की टीम है उस बूथ में, ये उस प्राण को कैसे सुरक्षित रखे, उस प्राण को चिरायु चिरंजीवी बनाकर रखे और वो ठीक ठाक प्राण चलते रहें, कैसे हो? देखिए पहले तो 300 घर है तो डोर टू डोर जा करके वेरीफाई करना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी 34 लोगों के लिए। फिर उसके बाद आज के इस टेक्निकल युग में व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बूथ में जहाँ 300 घर हैं वहाँ पर अलग अलग 3, 4, 5 व्हाट्सएप ग्रुप भी बन सकते हैं वहाँ की सुविधा के हिसाब से। तो ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत ही आसान है। समझना ये है कि सूची में वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या होता है, और ये लोग हमें क्या मतलब लोगों को क्या बताते रहते हैं। ये उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ ये देखिए पहले तो डोर टू डोर जा करके पहले जो भी एरर है उसको पहले तो ठीक करें, सबसे पहले। उसके बाद देखिए समझना ये है कि सूची में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है डिलीशन। या मतलब या तो किसी के नाम बढ़ाए जाएंगे या किसी के नाम घटाए जाएंगे। अब बढ़ाना और घटाना ये दोनों पहले हमें समझ लेने की जरूरत है। इसकी एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए।
देखिए बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, ये मैं बता देता हूँ। देखिए सिर्फ 3 तरीके से बढ़ता है और सिर्फ 3 तरीके से घटता है, चौथा कोई तरीका नहीं। पहले घटने का तरीका। जी, घटने का, कोई डेथ हो जाए तो वो घटा। अच्छा, किसी घर से कोई बेटा बेटी जो अभी वर्तमान वोटर हैं यहाँ पर, वो शिफ्ट हो जाए, परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ से तो घटेगा। बूथ से घटेगा। बूथ से घटेगा तो बूथ से सर्टिफिकेट ले करके वो वहाँ प्रोड्यूस करेगा। अगर इस तरह से बूथ ऑफिस होगी तो ये आसान होगा। ये घटाने वाली बात हुई। दूसरी और तीसरा घटने का तरीका होता है शादी। हमारे यहाँ शादी के कारण फीमेल जो हैं वो जाती भी है और आती भी है। तो यहाँ से बेटी जाती है, बेटी जाएगी। तो बेटी जाएगी तो अब तक जो बेटी यहाँ पर 18 साल के बाद जो वोटर थी 3, 4, 5 सालों से, वो यहाँ से उसका नाम डिलीट होगा, वहाँ उसका नाम चढ़ जाएगा। जोड़ने के 3 काम क्या हैं? जोड़ने का एक 18 साल का होगा कोई भी तो जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। दूसरे कहीं से शिफ्ट होकर के आएगा तो जुड़ जाएगा। और तीसरा शादी होकर आएगी तो जुड़ जाएगी। इसके अलावा चौथा क्या है बताइए? चौथा तो कुछ है नहीं। तो ये बड़े ही आसानी से जी रियल टाइम में ये डेटा हमेशा, जब 34 लोग होंगे तो रियल टाइम में ये डेटा ऑल द टाइम अपडेट होता रहेगा। कोई डेथ हुई तो मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि एनी चेंज जो हैं वो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। 3 महीना काफ़ी है। ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज हो, 3 टाइप के चेंज है, बिल्कुल, एडिशन या डिलीशन, तो 3 महीना तो काफ़ी होता है। तो 9 महीने खाली रहेंगे वो? नहीं, वो क्योंकि मरना, घटना और जुड़ना ये लगातार का काम है। फिर देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्शन भी है ना, इलेक्शन भी उसी बूथ ऑफिस में इलेक्शन करवाने हैं ना। तो जब इलेक्शन करवाने होंगे तो उसके पहले भी काम होते हैं ना, उसके बाद किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी आपको लगता है जो हम सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक भी पुलिस वाला, एक भी मिलिट्री वाला हमें कभी भी नहीं चाहिए, किसी भी समय नहीं चाहिए, नहीं, ज़रूरत नहीं रह जाएगी, बिल्कुल आप नहीं ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। कोई बूथ कैप्चर नहीं करेगा कोई? कैसे होगा? जहाँ पर 300 घर एक हो चुके हैं, आप उसके बाद की कल्पना कीजिए। ये 34 जने जो हैं वो जब रोज के रोज वहाँ रहेंगे तो क्या जो 300 घर हैं उसकी नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ नहीं जाएगी? क्या उसका भाईचारा जो है वो बढ़ नहीं जाएगा? हैं? फिर जो चुनाव हैं, चुनाव भी तो उसी बूथ में करवाए जाएंगे और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन रोल तो इन 34 जनों का होगा। 4 जो अपॉइंटेड है, 30 जो हैं, उसके उपरांत भी मान लीजिए इसी रूम में चुनाव हो रहे तो इस रूम के बाहर एक टेंट लगा दीजिए, सामने लगा दीजिए, लोग आते जाएंगे, अपना वोट डालते जाएंगे और बड़े भाईचारा का, प्यार का वातावरण रहेगा। कोई पुलिस नहीं रहेगी। और कोई क्यों आएगा फिर? जब वहाँ पर परमानेंट लिस्ट, सब अपडेटेड लिस्ट है, फिर वहाँ कोई, अगर आपने ये कहा लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात भी कहीं उपस्थित होती है तो मेरा तो ये सुझाव है कि हर घर में एक तेल पिलाई हुई लाठी दे दो, 300 लाठी दे दो 300 घरों में। मेरा बूथ, मेरा वोट, मेरा प्रतिनिधि, तो सुरक्षा भी मैं ही करूँगा। लाठी रहेगी 300 लोगों के पास। बाहर से अगर आएंगे ट्रक भर भर के तो 15 आएंगे, 20 आएंगे, कितने आएंगे वो? क्यों आएंगे वो? यहाँ हम तो 300 परिवार के 1200 लोग हैं, वो आएंगे, कितने आएंगे? अच्छा चलिए आगे, तो इमरजेंसी कभी भी खड़ी हो सकती है। तो जैसे चलती ट्रेन में इमरजेंसी के लिए जंजीर खींचने का प्रावधान होता है, तो यहाँ पर भी बाई चांस कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई
हाँ, तो पुलिस एक का हॉटलाइन हो सकती है बिल्कुल, और वहाँ पुलिस पर का एक- इमरजेंसी नंबर है। एक लाल कलर का बटन इमरजेंसी नंबर भी है। अदरवाइज ये प्रत्येक जो बूथ ऑफिस है उसका एक हॉटलाइन होना चाहिए। कोई बच्चा भी जा करके वो लाल कलर का बटन दबा दे तो वहाँ रिंग बज जाए, वो तुरंत ही आ जाए, उनको मालूम हो जाए कि भाई ये तो बूथ ऑफिस से आया रिंग, इमरजेंसी है, तो वो आ जाएंगे तुरंत। बिल्कुल, बिल्कुल, तो खैर ये सब हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने बूथ कैसे मजबूत हो और बूथ में जो मतदाता सूची है उसमें नाम जोड़ना, नामों को घटाना, और वहाँ पर ख़ास तौर पर 4 लोगों का एक परमानेंट अपॉइंटमेंट करना, और वो सब चुनाव आयोग के माध्यम से करना। ये जो सारी प्रोसेस है, सारी प्रक्रिया है, ये कैसे लोकतंत्र के इस चुनावी ये जो प्राण है, इसको कैसे वो और ज़्यादा सशक्त कर सकती है, ज़्यादा मजबूत कर सकती है, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है अपने शब्दों में। आपको ये प्रस्ताव कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए, अपने कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। नमस्कार।